हाय गाइस, मैं डीके सर। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ट्रांसलेशन बनाने का ट्रिक लेकर के आया हूं कि जिन वाक्यों को देखकर आप घबराते हो या कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे वाक्य कि जो वाक्य हिंदी वाक्य में ही ऑलरेडी क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में होते हैं, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट का आता पता नहीं होता है। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता नहीं होता है तो हम कोई भी ट्रांसलेशन जब बनाते तो जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आज से आपको इन सब या ऐसे वाक्यों से भागना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में यानी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बनाना आपके लिए इतना आसान हो जाए कि आप बार बार ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते रहें। तो आज मैं वो ट्रिक लेकर के आया हूं कि जिससे आपका वाक्य अगर ऑलरेडी हिंदी में ही पैसिव वॉइस में होता है और कार्य करने वाला पता मतलब कार्य करने वाले व्यक्ति का अर्थात सब्जेक्ट यानी कर्ता का पता ना हो, तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैं आप लोगों के लिए आज ऑफर कर रहा हूं इस वीडियो में, और आप बस पूरा वीडियो देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ध्यान अगर आप लगा लिए, मान लिया वीडियो देख लीजिए, केवल आप मात्र वीडियो देख लें, बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर डालना नहीं, फोर्स नहीं करना है, बस केवल वीडियो को आसानी से देख लिया एज ए मतलब एंटरटेनमेंट की तरह, एक मनोरंजन की तरह देख लीजिए बस। फिर देख लीजिए ऐसे वाक्यों का जो है हिंदी से अंग्रेजी में बनाना आपके लिए कितना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका पहचान जब तक हम वाक्य के टेंस का पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई ट्रांसलेशन नहीं बना पाते हैं। तो जैसे मैं पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को कोई भी टेंस पढ़ाया है तो सबसे पहले मैंने उसका आपको पहचान जरूर बताया है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं हिंदी में कि मतलब कैसे पहचाने कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो तब तक हम कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं टेंस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर के आया हूं, और ऐसे वाक्यों का मैं क्या करूंगा, आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाऊंगा। लेकिन किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि मैंने आपको जो है वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था और यूट्यूब पे अपलोड भी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान बाय डीके में जाकर के और डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, हर प्रकार के वीडियोज हैं उसमें, जो आपको वीडियो पसंद हो उसको क्लिक करके देख लीजिए। और मेरे जो है यूट्यूब चैनल को ओपन कीजिए, उसमें वीडियोस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो जितने भी वीडियोस मैंने डाले सब सारे के सारे जो है वीडियोस वहां पे अपीयर हैं, और आप जाकर के उसको देख लीजिए। तो एक्टिव वॉइस का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं कि जो वाक्य हिंदी वाक्य में ही ऑलरेडी क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में होते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य पैसिव वॉइस में होते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहचान इसका है कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, अगर हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं या आ जाता है, आद, यानी अगर लगभग ऐसे शब्द आ जाते हैं किसी हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूप में, यानी ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस के रूप में। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम इस रूल के हिसाब से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आई मीन ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के रूप में बदल देते हैं। यानी यहां लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो फिलहाल शॉर्ट में मैंने उसको लिख दिया, चेंज नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको बता ही रहा हूं कि यहां मतलब है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इट मींस कि ऑब्जेक्ट को क्या लिख दो, सब्जेक्ट के रूप में लिख दो, यानी जो ऑब्जेक्टिव केस हो उसको नॉमिनेटिव केस में लिख दो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया होती है वो इज, एम, आर, यानी इन तीनों में से कोई एक लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, यानी जिसे हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार हम इज, एम, आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी बचा अदर, यानी कोई भी अन्य शब्द है तो उसका अंग्रेजी लिख देंगे। हाँ, इतना याद रहे कि ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि सब्जेक्ट का आता पता नहीं होता, अक्सर बाई दबे कभी कभी आ जाता है, तो उस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखते हैं और उसके बाद जो कार्य करने वाला व्यक्ति है उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। बट आता नहीं अक्सर, वो हम जब अंग्रेजी वाले वाक्यों का हिंदी से जो है सॉरी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब वो काम लगता है। लेकिन हिंदी वाक्यों में अक्सर ऐसे वाक्य आ जाते हैं और ऐसे वाक्यों में लोग फंस जाते हैं, क्योंकि अगर के द्वारा दे दिया तो ऑलरेडी बच्चा जान जाता है कि हाँ पैसिव वॉइस है, नहीं काम जो है किसी अन्य के द्वारा किया गया मतलब ये पैसिव वॉइस है। लेकिन के द्वारा दिया ही ना हो, ऐसे दे दे तो लोग फंस जाते हैं। तो उस
कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है और आप लोग इसको देखिए। तो आप सबसे पहले पहचानेंगे क्या कि हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या जाता है। या जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं अथवा आ जाता है। आज शब्द अगर आगे तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस ऑलरेडी है। तो ऐसे वाक्यों के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट का पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है। सब्जेक्ट होता नहीं है तो ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। तो याद रखिए कि कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक ऑब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद कंप्लीमेंट आ जाते हैं। तो हम कैसे कंफर्म करें कि यहां कंप्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा कि अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको ऑब्जेक्ट यहां किसको बनाना है, यानी किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ये चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी और हमेशा के लिए, फॉर होल लाइफ, यानी पूरे जीवन में आप इस चीज को कभी भूलेंगे नहीं। तो याद रखना कि कभी कभी ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में एक से अधिक हो जाते हैं, तो किस ऑब्जेक्ट को मैं लिखूं, या ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट आ जाता है तो हम कंफर्म नहीं हो पाते कि ये ऑब्जेक्ट है या ये कंप्लीमेंट है, और लिखना हमको ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना करके लिख देना है उसको। तो सबसे बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताने के लिए एक तैयार किया है कि जब वाक्य में यहां लिख देता हूं क्या, किसे, किसको, ये तीन शब्द आप लोग याद रखिए। ये तीन प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्वेश्चन वर्ड, इनको याद रखिए। यानी जब इन प्रश्नों से प्रश्न करने पर वाक्य में ऑब्जेक्ट का पता चले, उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए। सबसे आसान तरीका, जैसे उसे दंड दिया जाता है, किसे दंड दिया जाता है, उसे, यहां देख लीजिए, किसे, उसे दंड दिया जाता है। फिर मेरे विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। क्या आ गया, देखिए किसे भी आया, क्या भी आया, आया। अब मान लीजिए विद्यालय भी दिया है यहां पर, तो विद्यालय का पता किससे चलता है, अंग्रेजी कहां पढ़ाई जाती है, विद्यालय में, मेरे विद्यालय में, तक कहां से इसका पता चल रहा है, तो कहां यहां पर कहीं दिया ही नहीं। इसका मतलब कि विद्यालय को हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बना सकते। बनाएंगे किसको, जब क्या या किसे या किसको से प्रश्न करने वाले ऑब्जेक्ट होंगे उनको हम बनाएंगे। तो लिखा है क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। ऐसे यहां देखिए पतंगे उड़ाई जाती हैं, क्या उड़ाई जाती हैं, पतंगे। बाजार में खिलौने बेचे जाते हैं, क्या बेचे जाते हैं, खिलौने बेचे जाते हैं। कहां, बाजार में, तो कहां से बाजार का पता चल रहा है, यानी क्या किसे किसको को हटकर कोई अन्य शब्द है, इसका हम प्रयोग नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाने के रूप में। क्या बनेगा, खिलौने। फिर यहां कक्षा में पाठ सुनाया जाता है, क्या सुनाया जाता है, पाठ, ये बनेगा। मुझे कक्षा में पीटा जाता है, किसे पीटा जाता है, मुझे, किसे या किसको, किसको पीटा जाता है, मुझको पीटा जाता है। नहीं, मुझे को मुझको भी लिखा जा सकता है, मुझको कक्षा में पीटा जाता है, तो किसको पीटा जाता है, मुझको, किसे पीटा जाता है, मुझे। तो यानी इसको हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि कक्षा में, क्योंकि इसका जो है पता हमें कहां से चल रहा है, जो कि यहां तीनों में नहीं है। तो इसके अनुसार हम ऑब्जेक्ट पता कर लेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो कितना आसान ट्रिक मैंने आपको बताया। ये तीन, बस ये तीन प्रश्नवाचक शब्द आप याद रखिए, तीन क्वेश्चन वर्ड को याद रखिए, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी से, सॉरी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना। चलिए इस रूल के हिसाब से हम देखते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उसे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। और हिम को हम किस में बदल दें, उसके नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव रूप में। तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। क्या होता है, ही होता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, ही के बाद लिखा इज या एम या आर। अब कर्ता आपका नहीं सब्जेक्ट ही हो गया, यानी ऑब्जेक्ट से हमने उसको क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। तो इसके अनुसार हम सहायक क्रिया लगाएंगे, नहीं हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। तो ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है। चूंकि अगर ऐसे नहीं पता है तो मैं आपको यहां लिख के बता दे रहा हूं कि अगर आपका कर्ता हे, से, इट या सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर, साथ में लिख दे रहा हूं सिंगुलर नंबर, तो इनके साथ इज। कर्ता आपका आई है तो इसके साथ एम। और अगर सब्जेक्ट आपका बी है, यू है, दे है, हो सकता है ना दिख रहा हो यहां से, तो इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां नीचे लिख दे रहा हूं। अगर सब्जेक्ट आपका बी है, यू है, दे है और प्लूरल नंबर है, तो इनके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर
और लगाने का नियम जो भी है। तो फिलहाल ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर करता आपका नहीं सब्जेक्ट आपका ही से इट या सिंगुलर नंबर है तो इज आई के साथ सदैव एम और बी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो इसके माध्यम से आप लगा सकते हो। फिलहाल ही के साथ क्या लगता है, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट आपका ही हो गया, ही के साथ इसका प्रयोग होता है, यहां लिखेंगे इज, फिर लिखा वर्ब का थर्ड फॉर्म दंड दिया जाना। कार्य इसमें क्या होता है, दंड देना। तो जो कार्य है उसी का हम क्या करेंगे, तीसरा रूप लिखेंगे। तो कार्य यहां पर क्या है, दंड देना, यानी दंड दिया जाता है। तो दंड देना की अंग्रेजी पनिश होती है और पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड होता है। तो ही इज पनिश्ड बन गया, उसे दंड दिया जाता है। बचा अदर, कुछ और शब्द है नहीं तो नहीं लिखेंगे। हाँ, यहाँ एक वाक्य है, मेरे विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी, या ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में लिख देंगे। अंग्रेजी की अंग्रेजी ही हो जाएगी। तो इंग्लिश सिंगुलर नंबर है, इंग्लिश क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ भी इसका प्रयोग होगा। यहाँ देख लीजिए, ही से इट या सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ भी इज हो जाएगा। इसके बाद लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पढ़ाया जाना। तो टीच मतलब होता है पढ़ाना, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। हम क्या कर देंगे, टॉट लिख देंगे, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। फिर बच रहा है कुछ, तो अदर में, तो अदर में क्या बच रहा है, मेरे विद्यालय में। तो मेरे विद्यालय की अंग्रेजी क्या होती है, इन माई स्कूल। ये भी आपका ट्रांसलेशन बन गया, इंग्लिश इज टॉट इन माई स्कूल। हाँ, अगला वाक्य देते हैं, पतंगे उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है, पतंगे। पतंगे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द काइट्स, द काइट्स। उसके बाद इज या एम या आर, तो यहाँ लिखा हुआ है काइट्स क्या है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ हो जाएगा बी यू दे, या प्लूरल नंबर करता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो द काइट्स, इसके साथ सहायक्रिया क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म उड़ाई जाती हैं, यानी उड़ाना इसका थर्ड क्रिया है। वर्ब है तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। तो थर्ड फॉर्म लगेगा, क्या लगेगा, फ्लोन, फ्लोन। अब और अदर में दिया नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत लिखिए। द काइट्स आर फ्लोन, पतंगे उड़ाई जाती हैं। बाजार में खिलौने बेचे जाते हैं। क्या बेचे जाते हैं, खिलौने। खिलौने की अंग्रेजी हो जाएगी द काइट्स, सॉरी द टॉयज। टॉयज प्लूरल नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपका क्या लगेगा, आर लगेगा, आर। फिर बेचना का थर्ड फॉर्म सेल, सोल्ड, सोल्ड, थर्ड फॉर्म आपका सोल्ड हो जाएगा। कहाँ बेचा जाता है, अदर में आ गया बाजार, तो हो जाएगा इन द मार्केट। अब इस तरह से आप का ये भी वाक्य बन गया। मान लीजिए आपका वाक्य कक्षा में पाठ सुनाया जाता है। क्या सुनाया जाता है, पाठ। तो पाठ की अंग्रेजी द लेसन। सिंगुलर है तो सहायक्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। और सुनाना का थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा टोल्ड। फिर कहाँ, कक्षा में, अदर में आ गया कक्षा, तो इन द क्लास। यहाँ है मुझे कक्षा में पीटा जाता है। किसे पीटा जाता है, किसको पीटा जाता है, मुझे। मुझे का ऑब्जेक्टिव किस, मी होता है, और मी का कर्ता क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ क्या कर देंगे, आई, और आई के साथ प्रेजेंट टेंस में एम का प्रयोग सदैव होता है। तो आई एम। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, पीटना। पीटना का थर्ड फॉर्म बीट, बीट, और थर्ड फॉर्म बीटन। बीट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी इसका बीट ही होता है, और थर्ड फॉर्म बीटन। आई एम बीटन। अदर में क्या बचा, देखिए कक्षा में, तो इन द क्लास बन गया। तो देखिए कितने आसानी से ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन आज हम लोग बनाना सीख गए। बस जितनी चीजें मैंने आपको बताई है उतनी चीजें थोड़ा सा बस अपना माइंड, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए आपका कि पूरा 100 का 100 आप अपना ध्यान मेरे वीडियो पे दे दें। केवल 50% अगर आप ध्यान मेरे वीडियो पे दे देंगे तो मेरी गारंटी है कभी ऐसे ट्रांसलेशन का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना कभी नहीं भूलेंगे। 50% बस अपना ध्यान मेरे इस वीडियो को दे दीजिएगा। इस प्रकार के कोई भी वाक्य होंगे तो अब आप आसानी इस फार्मूले से और इस ट्रिक से जो मैंने जिस सब्जेक्ट को बताया कि इस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। अगर ये सब चीजें आप समझ गए तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाना कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना मैंने आपको सिखाया है। अगले वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ऐसे ही वाक्यों का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा। अगले वीडियो का मेरे वेट कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और चलते चलते बस वही रिक्वेस्ट कि मेरे इस वीडियोस को
ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान भाई टीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एट वंस उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। और फिलहाल नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और मेरे वीडियो का आप इंजॉय करते रहें, क्योंकि हर कंपटीशन में ग्रामर अपना एक अहम भूमिका रखता है, इसकी अलग पहचान होती है। किसी भी कंपटीशन में आपको ढेर सारा नंबर देने का ये एक प्रकार का मतलब मादा रखता है कि आपको ढेर सारा नाम जो है नंबर दिलाएगा किसी भी कंपटीशन में। चाहे आप बोर्ड परीक्षा को ले लीजिए, चाहे आप कंपटीशन में ले लीजिए, 9 to 10th 11 12th जो भी हो, बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपको ढेर सारे नंबर ये दे करके जाते हैं। और चाहे आप टेट की तैयारी करें हो, टीजीटी पीजीटी जो भी इंग्लिश से संबंधित आप तैयारी करें, उन सब में ग्रामर का बहुत ही महत्व है। तो आगे के वीडियोस के लिए आप मेरा वेट कीजिए। ए लॉट ऑफ थैंक्स गाइज।